ये कहानी बहुत साल पहले की है। एक गांव में संजना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता और अपने बड़े भाई विकी के साथ रहती थी। वो पढ़ने लिखने में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। संजना का बचपन से ही एक सपना था कि वो बड़ी होकर एक मॉडल बने, लेकिन उसके मॉडलिंग करियर पर कोई भी उसे सपोर्ट नहीं करता था। संजना का 12वीं का रिजल्ट आने में अब कुछ ही दिन बाकी थे। संजना ने ये ठान लिया था कि उसे मॉडल ही बनना है, कोई उसे सपोर्ट करे या ना करे। इसलिए संजना अपने स्कूल में ही रोजाना मॉडलिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसका भाई विकी बाहर से आया और बोला, माँ, संजना का 12वीं का रिजल्ट आ गया है। अच्छा ठीक है बेटा, तू जल्दी से जा और फटाफट चेक करके बता कि क्या रिजल्ट आया है। ठीक है माँ, मैं अभी देख कर आता हूँ। उसके बाद विकी संजना का रिजल्ट देखने के लिए चला जाता है और यहाँ संजना की तो मानो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। तभी कुछ देर में विकी वापस आ गया और उसने सभी को बताया, माँ, संजना फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। संजना का 98% आया है। ये सुनकर घर में सब बहुत खुश हो गए और संजना तो खुशी के मारे उछलने लगी। तभी उसकी माँ ने कहा, अरे वाह मेरी बच्ची, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि अब तुम आगे क्या पढ़ोगी। संजना को अच्छे से पता था कि अगर उसने अपने घर वालों में से किसी को भी ये कहा कि उसे मॉडल बनना है तो इसकी परमिशन उसे नहीं मिलेगी। इसलिए संजना ने कहा, माँ, मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है और उसके लिए मुझे शहर जाना होगा। ये सुनकर संजना के माता पिता और उसका भाई भी बहुत खुश हो गए। तभी उसके पापा ने कहा, अरे वाह बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा हुआ तुमने अपने दिमाग से मॉडल बनने का ख्याल निकाल दिया। अब तुम आराम से शहर जाओ और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करो। इस तरह सभी लोग खुशी खुशी मान गए और सबने संजना को शहर भेज दिया। संजना अभी फर्स्ट ईयर में थी। उसको कॉलेज ज्वाइन किए हुए अभी 3 महीने हुए थे। फिर एक दिन कॉलेज में एक नोटिस इशू हुई सभी बच्चों के लिए। सभी बच्चे ध्यान से सुने, हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और इस शो में हमारे आसपास के सभी कॉलेज के बच्चे भी हिस्सा लेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस फैशन शो का अवार्ड हमारे कॉलेज में आए। जिन भी लड़के या लड़कियों को इस फैशन शो में अपना नाम लिखवाना है, वो अपना नाम लिखवा दे। ये सुनकर संजना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो जो बनना चाहती थी वो खुद उसके पास चल कर आया था। संजना ने तुरंत ही अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि उसके पास फैशन के लायक कोई भी कपड़े नहीं थे, जिस वजह से बेचारी संजना उदास हो जाती है। फिर एक दिन संजना हॉस्टल से कॉलेज जा रही होती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। संजना उस आवाज का पीछा करते करते जाती है और वो एक घने जंगल में पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। कि तभी वो देखती है कि एक खूंखार शेर एक जाल में फंसा हुआ है। उसे देख वो बहुत डर जाती है। तभी वो कहती है, अरे ये क्या, ये तो जाल में फंसा हुआ है। अगर मैं इसे बचाने गई तो ये मुझे ही खा जाएगा और मैं इसे इस हालत में छोड़कर भी नहीं जा सकती। चलो आज अपना लक आजमाती हूँ। तभी संजना डरते डरते शेर के पास गई और उससे कहा, मैं आपका जाल काटने जा रही हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझे कुछ नुकसान मत पहुँचाना। और इतना कहते ही संजना अपने पास रखी कैंची से उस जाल को काटने लगी।
थोड़ी ही देर के बाद वो जाल कट जाता है और शेर जाल से आजाद हो जाता है। तभी वो शेर एक खूबसूरत परी बन जाता है। तभी परी संजना से कहती है, मैं सिंड्रेला परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। एक दुष्ट जादूगर मुझसे मेरी सारी जादुई शक्तियाँ छीनना चाह रहा था, इसलिए उसने मुझे शेर बना दिया और इस जाल में बंद कर दिया। यहाँ पर काफी लोग आए थे, लेकिन वो मुझे इस हालत में ही छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें मुझसे डर लग रहा था कि मैं उन्हें मारकर खा जाऊंगी। लेकिन तुमने बिना डरे ही मेरी मदद करी है। तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ये सुनकर संजना खुश हो जाती है और कहती है, सिंड्रेला परी, मुझे एक मॉडल बनना है, लेकिन मेरा परिवार मेरे खिलाफ है। हमारे कॉलेज में फैशन शो होने वाला है और मैंने उस फैशन शो में हिस्सा भी लिया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अच्छे कपड़े और सैंडल खरीद सकूं, और मैं अपने घर वालों को भी ये बात बता नहीं सकती हूँ। तभी सिंड्रेला परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। ये लो संजना, ये लहंगा और पर्स तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। इस लहंगे से तुम जो भी कपड़े मांगोगी वो तुम्हें दे देगा, और इस पर्स में से तुम जितने चाहो उतने पैसे निकाल सकती हो। संजना जादुई लहंगा और पर्स पाकर बहुत खुश होती है। फिर सिंड्रेला परी भी वहाँ से चली जाती है और संजना वो लहंगा और पर्स लेकर अपने हॉस्टल वापस चली गई। तभी संजना ने सोचा, एक बार देखती हूँ कि सच में क्या इस लहंगे और सैंडल से कोई जादू होता है। तभी संजना ने उस जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सी फ्रॉक चाहिए। तभी वहाँ पर अचानक से एक सुंदर सी फ्रॉक आ गई और संजना बहुत खुश हो गई। कुछ दिन के बाद फैशन शो का दिन भी आ गया। सभी लड़कियों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और यहाँ संजना अपने कमरे में गई और अपने जादुई लहंगे से कहा, हे जादुई लहंगे, मुझे एक सुंदर सा लहंगा दो जिसे पहनकर मैं बहुत सुंदर लगूं और वो फैशन शो जीत जाऊं। संजना के इतना कहते ही वो जादुई लहंगा अपनी जादू से उसे एक सुंदर सा लहंगा पहना देता है। जब संजना तैयार होकर फैशन शो के स्टेज पर पहुंची तो सबकी निगाहें उसी की ओर थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर फैशन शो का रिजल्ट आ गया और संजना इस शो में फर्स्ट आई थी। इस तरह संजना ने अपने कॉलेज का नाम रोशन किया, जिससे सब लोग बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, बल्कि अब संजना को काफी जगह से ऑफर्स आ रहे थे। साथ ही उसे मिस वर्ल्ड के लिए भी ऑफर आते हैं। संजना अब अपनी मंजिल से कुछ ही कदम दूर है। संजना को जादुई लहंगे से अब सुंदर कपड़े मिल जाया करते थे और जादुई पर्स से वो ढेर सारे पैसे भी निकाल लेती थी। और तो और संजना के कपड़े सबसे ज्यादा सुंदर और चमकीले होते थे, जिससे सबकी नजर संजना की ओर ही रहती थी। और इसी तरह संजना ने अपना मॉडल बनने का सपना पूरा कर लिया और अब वो सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी थी। संजना की ये कामयाबी देखकर अब उसके परिवार वाले भी बहुत खुश थे। साथ ही उन्हें अपनी गलती पर भी पछतावा होता है। बेटा, हमें माफ कर दो, हमने पहले तुम्हें मॉडल बनने से रोका, लेकिन आज तुम सबसे बड़ी मॉडल बन चुकी हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है बेटा। कोई बात नहीं माँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज सिंड्रेला परी की वजह से ही मैं इतनी बड़ी मॉडल बन पाई हूँ। सिंड्रेला परी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बेटा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि तुम हमारी बेटी हो। तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। इस तरह अब संजना के सारे परिवार वाले भी बहुत खुश हुए। अब संजना अपने जादुई लहंगे और पर्स के साथ बहुत खुश थी। फिर वो हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगी। एक गांव में पिंटू और अंजू दोनों अपनी माँ के साथ रहते थे। कुछ समय पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
उनकी माँ को उसके पापा की कुछ पेंशन आती थी, जिससे वो अपना और अपने दोनों बच्चों का गुजारा करती थी। दोनों भाई बहन पास के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उसके पापा के जाने की वजह से उनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनके छोटे देवर कुमार और उनकी पत्नी शर्मिला उनसे मिलने आते हैं। देवर जी, अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं अब मैं कितने दिन और जीऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रखना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भाभी, आप ऐसा न बोले, आपको कुछ भी नहीं होगा भाभी माँ। देवर जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को अपने साथ रख लेना। अरे भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखूंगा और इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। अरे वाह, खुद ही सारे फैसले ले रहे हो। अरे हमने क्या अपने घर में अनाथ आश्रम खोल रखा है जो इन दोनों को उठाकर अपने घर ले चले? शर्मिला, कुछ तो शर्म करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यहाँ मेरी भाभी की तबीयत खराब है और तुम उनके सामने इतनी घटिया बातें बोल रही हो। अरे अच्छा ही है जेठानी जी मर जाएं और इन दोनों मनहूसों को भी अपने साथ ले जाएं। खुद तो मर जाएंगी और इन दोनों को हमारी छाती पर छोड़ जाएंगी। शर्मिला की ये बातें सुनकर उसकी भाभी बेचारी रोने लग जाती है। अपनी भाभी को रोता हुआ देख कुमार को गुस्सा आता है और वो शर्मिला को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। मनहूस ये बच्चे नहीं, मनहूस तुम हो। यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, नहीं तो अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हारी सारी इच्छाएं, सभी ऐश और आराम मैं पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम ज्यादा सिर चढ़ गई हो। भाभी, आप इस चुड़ैल की बातों पर ध्यान न दें। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाभी, और आप चिंता न करें। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। कुमार की ये बात सुनकर उसकी भाभी खुश हो जाती है और उसी समय दम तोड़ देती है। अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के बाद कुमार उन दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कुमार की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम रागिनी था। रागिनी अपनी माँ की तरह ही जिद्दी और बिगड़ैल थी। सुनो, आज से ये दोनों बच्चे यहीं रहेंगे। इन दोनों को यहाँ रहने से यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। ये दोनों भाई बहन अब से मेरे ही बच्चे हैं। कुमार उन दोनों बच्चों का अपनी बेटी के स्कूल में नाम लिखवा देता है। फिर तीनों बच्चे एक साथ स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह से खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, शर्मिला, मेरा 2 महीने का विदेश में सेमिनार है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे पीछे से इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। अगर मुझे कोई भी शिकायत मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कुमार की ये बात सुनकर शर्मिला और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। आप आराम से जाओ जी, आपको किसी भी बात की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मैं इन दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कुमार घर से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रागिनी और उसकी माँ दोनों बच्चों को मारने लगती हैं। क्यों रे मनहूस, तुम दोनों की वजह से मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया था, मुझे भला बुरा कहा था। मैं अब तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज से घर का सारा काम तुम दोनों अकेले करोगे और आज से तुम्हारा स्कूल जाना भी बंद, समझे? चाची, आप पिंटू से काम मत करवाइए। पिंटू अभी बहुत छोटा है। आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगी चाची जी। क्या ये छोटा है? मुझे तो नहीं लग रहा छोटा। इसका मुंह देख कितना बड़ा है। 1 मिनट में 4-4 रोटियां खा जाएगा ये, और काम करने में इसे छोटा बता रही है। देखो मॉम, कैसे कैसे बहाने बना रही है हमारे सामने। तुम मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तुम दोनों मिलकर घर का सारा काम करोगे। अगर काम नहीं किया तो फिर तुम्हारी बहुत पिटाई होगी। उसके बाद से दोनों माँ बेटी दोनों भाई बहन से घर का सारा काम करवाती हैं और रात को सिर्फ एक बार ही खाने के लिए बासी खाना देती हैं। सोने के लिए बिस्तर भी नहीं देती। दोनों भाई बहन किचन में जमीन पर सोया करते थे। शर्मिला और उसकी बेटी दोनों भाई बहन की बहुत पिटाई करती थी। फिर एक दिन, अरे ओ मनहूस, इधर आ। जी चाची जी।
तुम दोनों ये मटके उठाओ और कुएं से पानी भर कर लाओ। आज घर में पानी नहीं आ रहा है। चाची जी, मैं 2 बार पानी ले आऊंगी, लेकिन पिंटू को मेरे साथ मत भेजो। पिंटू अभी बहुत छोटा है। चाची जी, इतना वजन वो नहीं उठा पाएगा। शर्मिला अंजू को एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। मैंने कहा ना, मुझे मत सिखाया कर कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। एक बार मैंने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। दोनों भाई बहन जाओ और जाकर पानी लेकर आओ। और ध्यान रखना, समय से घर नहीं आए तो तुम दोनों की बहुत पिटाई होगी और रात तक खाना भी नहीं मिलेगा। दोनों मासूम भाई बहन मटका उठाकर पानी लेने चले जाते हैं और वहीं कुएं के पास बैठकर जोर जोर से अपनी माँ को याद करके रोने लगते हैं। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? माँ, वापस आ जाओ ना माँ। चाची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें बहुत मारती है। माँ, वापस आ जाओ ना माँ। इतना बोलकर अंजू जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी मरी हुई माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, रो नहीं, ये देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। अपनी माँ को देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, आप वापस आ गई। माँ, हमें चाची जी के साथ नहीं रहना। चाची बहुत बुरी है, वो हमें बहुत मारती है और हमसे पूरे घर का काम भी करवाती है और पिंटू से भी सारे काम करवाती है। माँ, मुझे सब पता है बेटा कि तुम्हारे ऊपर वो दोनों माँ बेटी कितना अत्याचार करती हैं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और उन्हें उनके किए की सजा भी जरूर मिलेगी। इतना बोलकर उनकी माँ अपने जादू से वहाँ पर 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स प्रकट करती है। बेटा, ये 2 जादुई सोने और चांदी के पर्स हैं। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे। अच्छा बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और दोनों भाई बहन पर्स उठाकर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं और उन्हें ले जाकर किचन में रख देते हैं। फिर एक दिन, सुनो तुम दोनों, मैं और मेरी बेटी आज पार्टी में जा रहे हैं। तुम दोनों को मैं एक कमरे में बंद करने जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम दोनों ने चोरी कर ली तो और मेरे घर से भाग गए तो, इसीलिए मैं तुम दोनों को एक कमरे के अंदर बंद कर रही हूँ। नहीं चाची, आप ऐसा मत करो, मुझे बंद कमरे में बहुत डर लगता है। चाची जी, हम कुछ भी नहीं चुराएंगे। हम इस घर के सिवा कहाँ जा सकते हैं चाची जी? हमारा कोई अपना नहीं है आपके सिवा। आप हमें बंद ना करें, हम पूरे घर का ख्याल रखेंगे। तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। यदि मेरे सामने ज्यादा बोली तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। शर्मिला उन दोनों बच्चों को कमरे में बंद करके चली जाती है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी, कोई बात नहीं छोटे, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू बिल्कुल भी मत डर। मासूम पिंटू को डर की वजह से चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अंजू भागी भागी दरवाजे के पास जाती है। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा भाई बेहोश हो गया है अंदर, प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक से उड़ते हुए वहाँ पर दोनों जादुई पर्स आते हैं। जादुई पर्स अपने जादू से पिंटू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। तुम डरो नहीं, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों बहुत ही नेक दिल की लड़कियाँ हो। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी तुमने हमें खोलकर भी नहीं देखा। हम जादुई पर्स हैं। तुम हमारे अंदर से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकाल सकती हो। अंजू और पिंटू दोनों पर्स में हाथ डालते हैं और उन्हें बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के मिल जाते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी चाची घर आ जाती हैं। चाची जी, हम आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अब इस घर में हम कभी नहीं आएंगे। इतना बोलकर दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले जाते हैं और जादुई पर्स की मदद से दोनों एक बहुत बड़ा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। दोनों भाई बहन अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हैं। उधर उनके चाचा की नौकरी चली जाती है और अचानक से उनके घर में आग लग जाती है। उसके बाद पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है।
एक दिन दोनों भाई बहन स्कूल से वापस आ रहे थे। तभी वो दोनों अपने चाचा को देख लेते हैं और भागे भागे उनके पास जाते हैं। चाचा जी, ये क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों बैठे हुए हैं? फिर अंजू के चाचा उन्हें वो सारी बातें बताते हैं। चाचा जी, आप हमारे घर चलिए और हमारे साथ रहिए। दोनों भाई बहन अपने चाचा चाची और उसकी बेटी को अपने घर ले आते हैं। उसके बाद चाची और उसकी बेटी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसके बाद से सभी लोग मिलकर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में इशिका नाम की एक लड़की रहती थी जो अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पर चली जाती है तो वहाँ उसे एक जल परी दिखाई देती है जिसे किसी ने कैद कर रखा होता है। जल परी इशिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, सुनो लड़की, प्लीज मुझे आजाद कर दो। यहाँ मुझे कुछ लोगों ने कैद कर लिया है और वो लोग थोड़ी ही देर बाद आकर मुझे मार देंगे, तो मुझे इस जाल से आजाद कर दो। इशिका से जल परी की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उस पिंजरे का ताला तोड़कर उस जल परी को आजाद कर देती है और वहाँ तालाब में उसे छोड़ देती है। जल परी इशिका का एहसान चुकाने के लिए उसे एक जादुई पर्स देती है और उससे कहती है कि ये पर्स तुम्हें पैसे देता रहेगा, जितने तुम चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो इसमें से। फिर इतना कहकर जल परी वहाँ से चली जाती है। इशिका वो जादुई पर्स पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है, इन पैसों से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूंगी और गरीबों की भी मदद करूंगी। और कुछ दिनों के बाद इशिका अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है और उसके साथ साथ वो गरीबों को भी बहुत सारे पैसे देने लगती है। फिर एक दिन वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो उसे एक अपाहिज लड़का दिखाई देता है जो भीख मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। ये देखकर इशिका को ख्याल आता है कि मुझे इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद इशिका एक अनाथ आश्रम बना देती है और गरीब लोगों से कहती है कि आज के बाद आप लोग यहीं पर रहेंगे। आप लोगों को खाने पीने की सभी चीजें यहाँ पर मुफ्त में मिलेंगी। अब आप लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन अचानक इशिका की सहेली उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? फिर इशिका अपनी सहेली प्रियंका को जल परी के उस जादुई पर्स के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर प्रियंका के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वो तालाब के किनारे चली जाती है और वहाँ पहुँचकर जोर जोर से रोने लगती है। जल परी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उससे रोने की वजह पूछती है तो प्रियंका कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे कोई जादुई पर्स दे सकती हैं जो आपने कुछ दिन पहले मेरी सहेली इशिका को दिया था? मैं बहुत गरीब हूँ। जल परी को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो अपना एक बाल जमीन पर फेंक देती है जो एक जादुई पर्स में बदल जाता है। फिर प्रियंका उस पर्स को उठाकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर उस पर्स को खोलती है तो उसमें से एक एक रुपए के सिक्के होते हैं। ये देखकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या, जलपरी ने मुझे भिखारन समझकर चिल्लर दे दिया? मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। और कुछ देर बाद प्रियंका फिर से तालाब के पास जाकर जलपरी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। जलपरी, जलपरी, कहाँ हो तुम? जलपरी, जल्दी यहाँ आओ। फिर जलपरी बाहर आकर उससे चिल्लाने की वजह पूछती है।
अरे क्या हुआ? तुम क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तो प्रियंका उससे गुस्से से कहती है, तुमने मुझे भिखारन समझकर मुझे चिल्ला दिया है? क्या मैं तुम्हें भिखारन लगती हूँ? तो जलपरी उससे कहती है कि हर किसी को उसकी औकात के मुताबिक मिलता है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें वो जादुई पर्स दे दिया। अब चली जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो जलपरी के बाल काटने की कोशिश करती है, इस सोच के साथ कि जलपरी की सारी शक्ति उसके बालों में है और जलपरी के सारे बाल अगर मैं रख लूंगी तो सारी शक्तियाँ मुझ में आ जाएंगी। लेकिन जलपरी प्रियंका के इरादों को समझ जाती है और अपना एक बाल प्रियंका पर फेंक देती है, जो एक जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्रियंका उस जानवर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर उस दिन के बाद से प्रियंका उस तालाब के बारे में भूल जाती है और उधर इशिका हंसी खुशी से अपने जादुई पर्स के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।